नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी सेंटर। आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा की तरह से रखा होगा। बात करने वाले हम यूपीएससी सिलेबस जीएस 1 से रिलेटेड, जिसमें आपका टॉपिक बनेगा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण प्रभाव का आकलन। एग्जाम के लिए मेन टॉपिक होगा पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र। तो चलिए चर्चा करते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। अगर आप लोग चैनल को नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करेंगे हम हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य में उनकी निर्धारित सीमा से न्यूनतम 1 किलोमीटर भीतर तक अनिवार्य पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र होना चाहिए, यानी इको सेंसिटिव जोन होने की बात कही गई है। कहाँ कहाँ पर? संरक्षित वन हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, वन्य जीव अभ्यारण्य हो, तीनों जगह पर ये बात करी गई है कि तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर तक इको सेंसिटिव जोन बनाया जाना चाहिए। किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात कही गई है। संबंधित प्रकरण की बात करें तो शीर्ष अदालत का यह फैसला तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में वन भूमि की सुरक्षा के संबंध में दायर एक याचिका पर आया है। इसके बाद अदालत ने उक्त रिट याचिका के दायरे में जो विस्तार कर दिया ताकि पूरे देश में ऐसे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सके। आपने सुना भी होगा कि जो बक्सवाहा का जंगल है उसका भी बहुत ज़्यादा विवाद रहा है। खैर वो संरक्षित वन नहीं है, इसलिए उसको कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई रखी है जिससे कि उसको नहीं काटा जा सके। और सरकार का मानना है, मध्य प्रदेश सरकार का, कि वहाँ पर लगभग 3 लाख करोड़ के जो हीरे निकलने की संभावना है, जिस कारण से मध्य प्रदेश सरकार उतने सारे जंगलों को जो है काटने वाली है। लेकिन देखते क्या है फैसला आता है। चलो तो अभी याद रखेंगे आप लोग कि इको सेंसिटिव जोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। होता क्या है इको सेंसिटिव जोन, बात करते हैं। शीर्ष अदालत के निर्देश क्या क्या थे? यदि किसी राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित वन में पहले से ही 1 किलोमीटर से अधिक का बफर जोन है तो उसे ही अनिवार्य पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में मान लिया जाएगा। यानी कोई भी जो राष्ट्रीय उद्यान हो, वन्य जीव अभ्यारण्य हो या संरक्षित वन है तो और उसके यहाँ 1 किलोमीटर के क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन है तो उसे ही मान लिया जाएगा। दूसरा है, यदि बफर जोन की सीमा का प्रश्न वैधानिक निर्णय के लिए लंबित है तो 1 किलोमीटर तक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने के लिए अदालत का निर्देश और कानून के तहत अंतिम निर्णय आने तक लागू रहेगा। यानी कि जब तक लास्ट फैसला नहीं आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तब तक वो 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बना रहेगा। तीसरा होगा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर खनन की अनुमति नहीं होगी। यानी कि जो मैंने आपको बताया है कि जो वर्तमान में बक्सवाहा का जंगल है जिसको काटने और खनन की बात करी जा रही थी, तो वो अगर हो जाएगा लागू तो वहाँ पे खनन नहीं हो पाएगा। चौथा होगा, राज्य की प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं गृह सचिव अदालत के इस निर्णय के अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी कि जो मुख्य वन अधिकारी होते हैं राज्यों के, और साथ ही साथ जो गृह सचिव, होम सेक्रेटरी जो राज्य का होता है मुख्य व्यक्ति, उसके लिए इस जिम्मेदारी है कि वह इस नियम को माने। आगे बात करें, होता क्या है इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन अथवा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, इकोलॉजिकल फेरलेज एरियाज, संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र होते हैं। यानी किस मंत्रालय के अधीन आते हैं ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ। अब इसको तुम पढ़ लेना। दूसरा होगा, किसी क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य इन क्षेत्रों में गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करके संरक्षित क्षेत्रों में एक प्रकार का आघात अवशोषक बनाना होता है। तीसरा होगा, ये क्षेत्र उच्च संरक्षित क्षेत्रों तथा निम्न संरक्षित क्षेत्रों वाले मध्य एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं। चौथा होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इको सेंसिटिव शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए बनेगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इको सेंसिटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 के अनुसार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है। किसके अनुसार? वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 के अनुसार। छठवां होगा, इसके अलावा जहां संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण भाग परिदृश्य श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र 10 किलोमीटर के क्षेत्र से आगे स्थित हैं तो इन क्षेत्रों को भी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता है। संवेदनशील गलियारे यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रिस्की एरिया है, वहाँ उसको भी हम इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकते हैं। क्या होता है इको सेंसिटिव जोन का महत्व? तो पहला महत्व तो यही है कि राष्ट्रीय उद्यानों, जंगलों और अभ्यारण्य के आसपास इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित करने के उद्देश्य
संरक्षित क्षेत्र जो है उससे अलग ही प्रकार का कोई विशेष उसको प्रॉफिट होता ही होगा। पहला तो ये होगा ये इको सेंसिटिव जोन अधिक संरक्षित क्षेत्रों एवं कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करेंगे, ठीक ना। जिससे कि जो आपको मालूम है, जैसे कोई भी एक चीज़ की जिसकी वैल्यू कम है और एक वैल्यू ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक हाई प्रोफाइल हो जाएगी कि हाँ यार इसको संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। समय की मांग की अगर बात करें तो खनन और अन्य गतिविधियों की वजह से देश में प्राकृतिक संसाधनों का वर्षों से बर्बाद हो रहे हैं या दोहन हो रहा है। इसलिए सरकार को अपनी भूमिका मात्र राज्य के तत्काल उत्थान के लिए आर्थिक गतिविधियों की सुधारक की भूमिका तक सीमित नहीं रखना चाहिए, करना चाहिए। सरकार को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिए एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि दीर्घकालिक विकास हासिल किया जा सके। एग्जाम के लिए बनेगा, इको सेंसिटिव जोन किस प्रकार घोषित किया जाता है, कितने किलोमीटर तक के एरिया में इसको घोषित किया जा सकता है, कहाँ पर इस शब्द का प्रयोग नहीं है और कहाँ इसको किया गया है। तो वन नीति 2000 वो है ना 2002 वाले में है, लेकिन अगर आप कहें कि भाई उसमें है तो नहीं है, ठीक ना। जो राष्ट्रीय वन वो है 1986 वाला, उसमें नहीं है। वायनाड एवं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको एग्जाम में मैप में भी आ सकता है। मेंस के लिए अगर हम बात करें तो संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। और यहाँ पर आप एक बात और इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बक्सवाहा का जंगल इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आप चिपको आंदोलन को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आप साइलेंट वैली को इंक्लूड कर सकते हैं, और जैसे कोई नए नए जो अभी इशू देखने को मिलते हैं उनको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और क्या क्या फैसले आए हैं वहाँ की सरकारों के, उनको भी आप उसमें लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने की पूरी संभावना है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।